हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-ए-एफ-ओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बेसिकली जैसा कि मैं आप सभी को कहता हूं कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, तो हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मकसद यहाँ पे ये रहेगा कि आपको ये पता चल सके कि जितने भी क्वेश्चंस नाबार्ड के फेज 1 में पूछे जाते हैं जनरली वो कितना इन डेप्थ होता है, उसके लिए कितनी आपको कवरेज की जरूरत है, कितना आपको सिलेबस को देख के पढ़ना है, और साथ ही साथ जो लगभग 50% क्वेश्चन या फिर लगभग 20 क्वेश्चंस जो हमारे करंट एग्रीकल्चर, डायनामिक एग्रीकल्चर से आते हैं, वो कहां से पूछे जा सकते हैं, कैसे आप उनको कवर कर सकते हैं और क्या उसका सोर्स रहता है। तो ये बेसिकली आज जितने भी क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पे हम देखेंगे। ये आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एआरडी का प्रीवियस ईयर पेपर, ये हम शिफ्ट 2 का डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ कुछ दिनों पहले हमने आपको प्रोवाइड किया था, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी भी मिल जाएगा, आप उस वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं एग्रीबी टेलीग्राम चैनल से। तो वहां पे भी उसमें सारे क्वेश्चंस न सिर्फ केवल एआरडी के बल्कि 8 के 8 सब्जेक्ट्स के विद डिटेल एक्सप्लेनेशन वो सारे कुछ दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। देन सबसे पहले यहाँ पे जो देखने की बात है वो ये है कि जो एग्जामिनेशन में जो एआरडी के 40 क्वेश्चंस आए थे उसमें 22 क्वेश्चंस कंसेप्चुअल साइड से थे, या जिसको हम कह सकते हैं स्टैटिक पोर्शन था। स्टैटिक पोर्शन को भी अगर आप अच्छे से देखेंगे तो एग्रीकल्चर का जो बेसिक टॉपिक्स हैं या फिर सब्जेक्ट्स हैं, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस, इससे क्वेश्चन थे। देन कुछ क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से, देन एनिमल हस्बेंड्री से। तो अगर आप बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बेसिक एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड अलाइड साइंसेस, ओके। और उसका भी बेसिक है उसमें ऐसी कुछ नहीं है कि बहुत इन डेप्थ आपको स्टडी करनी है। जैसे कि एग्रोनॉमी में अगर हम इन डेप्थ स्टडी की बात करें तो क्रॉप वाइज स्टडी होती है कि पैडी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है पूरी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वीट के लिए क्या है, मिलेट्स के लिए क्या है, पल्सेस के लिए क्या है, तो वो कुछ भी यहाँ पे नहीं पढ़ना, ना ही वो सिलेबस में दिया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बेसिक थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं बेसिक क्रॉप्स के लिए, बट बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत उसमें नहीं है। तो आप देखेंगे एग्रोनॉमी में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉइल साइंस में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये ब्लैक सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है। मतलब अगर आप पिछले 3 साल के पेपर उठा के देखेंगे, ब्लैक सॉइल के आसपास एक नया क्वेश्चन आपको बेसिकली मिल जाता है। देन इरिगेशन से, देन हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज से क्वेश्चन थे। तो ये बेसिकली कंसेप्चुअल था। इसके लिए अगेन अब आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप, जैसा मैं पहले भी आपको बताया है कि आपको किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन करंट एंड डायनेमिक एग्रीकल्चर की बात करें तो नाबार्ड का ये पैटर्न हमेशा रहा है कि यहाँ पे कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वो बेसिक क्वेश्चन में ही हमें डाउट हो जाता है। लाइक अगर आप देखेंगे 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गोबर्धन स्कीम है उसमें उन्होंने पूछा था कि आर स्टैंड फॉर, है ना। तो एक्रोनिम से भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये जो स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री की है, किस डिपार्टमेंट की है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस बार भी आप देखेंगे 6 क्वेश्चन थे स्कीम के नेम या फिर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, स्कीम का डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन, रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, देन डेटा और मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। अगर आप स्कीम्स के नेम पे भी देखेंगे तो बेसिक जो स्कीम्स हैं और जो पीआईबी में या फिर जो लेटेस्ट चल रही है उनसे ही क्वेश्चन था। स्कीम डेटा में देखिए बजट फॉर द एग्रीकल्चर क्रेडिट, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत इन डेप्थ उन्होंने डेटा पूछा है, सिंपल ये पूछा था कि बजट कितना है एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए, और जिसको हम इंस्टीट्यूशनल फार्म क्रेडिट भी कहते हैं। लास्ट ईयर 16.5 लाख करोड़ रुपीस था। रिपोर्ट्स एंड डेटा, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चन कहां से कवर होते हैं, कैसे आप इनको पढ़ सकते हैं और कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट्स तो बहुत सारी हैं, जितनी मिनिस्ट्री उतनी रिपोर्ट्स, जितने डिपार्टमेंट उतनी रिपोर्ट्स, कौन कौन सी आपको पढ़नी है ये बेसिकली आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग फार्मर को किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा, और यहां पे पूछा है स्मॉल फार्मर के लिए ना। फार्मर की कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग क्या होती है, जितनी उसके पास खेती के लिए जमीन है उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन इतना बेसिक है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे आप एएफओ का एग्जाम दें, चाहे एफसीआई का दें, चाहे नाबार्ड का दें। यहाँ पे शिफ्ट 2 में पूछा गया था स्मॉल फार्मर के लिए, शिफ्ट 1 में ही पूछा गया था, इवन नाबार्ड ग्रेड बी में भी पूछा गया था, नाबार्ड ग्रेड बी में सेमी मीडियम के लिए पूछा गया था। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये टेबल हमको कहां से पता चलेगा और कैसे पता चलेगा कि ये कहां से पढ़ना है, ये किस टॉपिक से आया है। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर सेंसस के थ्रू हमें पता चलता है। एग्रीकल्चर सेंसस में ही ये सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, इससे रिलेटेड डेटा भी वहीं से मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग मार्जिनल फार्मर वो होता है जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड होल्डिंग होती है। लेस देन 1 हेक्टेयर का क्या मतलब है,
1 हेक्टेयर एरिया में कितने एकड़ होते हैं? 2.5, और मोर प्रिसाइजली अगर हम बोलेंगे तो 2.47 एकड़। स्मॉल फार्मर वो है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में लैंड होल्डिंग है। सेमी मीडियम 2 to 4, मीडियम 4 to 10, लार्ज मोर देन 10 हेक्टेयर। तो ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं और ये एग्रीकल्चर सेंसस से हमें मिलते हैं। और जो भी लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस है वो 2015 और 16 का है। उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीजें हैं, ये एक मेन चीज है। इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं कि एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी है, नंबर ऑफ फार्मर मार्जिनल कैटेगरी में कितने हैं, बस इसके अलावा बहुत ज्यादा चीजें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि एग्जाम में हमें कंफ्यूजन हो जाता है। नाबार्ड ग्रेड बी में सेमी मीडियम पूछा गया था तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो गया कि सेमी मीडियम कैटेगरी मीडियम के ऊपर आती है कि मीडियम के नीचे आती है। बेसिकली इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया, तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। हम नहीं कह सकते कि बेसिक से कंफ्यूजन कैसे हुआ क्योंकि एग्जाम में कुछ भी कंफ्यूजन होता है, आप लोगों ने सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये 2015-16 का एग्रीकल्चर सेंसस है लेटेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है, बट इतना डिटेलिंग में इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आप बेसिक सी चीजें इसके लिए पढ़ेंगे जो हमने अपनी वीडियोस वगैरह में भी कवर किया है वो सफिशिएंट है। देन कल्टिवेटेड कमांड एरिया फॉर द मीडियम इरिगेटेड प्रोजेक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज, तो ये भी अगेन ये जो क्वेश्चन है अगर आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक बार पढ़ेंगे तो उसमें ये कवर हो जाता है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ये कोई इनडेप्थ कंसेप्ट नहीं है एग्रीकल्चर का, ये बेसिकली डायनामिक एग्रीकल्चर का पार्ट है। क्योंकि जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कभी भी स्मॉल लेवल पे नहीं बन सकते, एक उसके लिए बहुत बड़ा एरिया होता है। और अगर आप सिंपल देखेंगे कि अगर एक डैम भी बनता है, जैसे यहाँ टिहरी डैम है, टिहरी डैम से केवल उत्तराखंड को फायदा नहीं होता बल्कि उत्तर प्रदेश को भी होता है, दिल्ली को भी होता है, हरियाणा को भी होता है। तो वो एक हम कहते हैं नेशनल लेवल के वो प्रोजेक्ट होते हैं। रिसेंटली अगर आप देखेंगे केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उससे केवल एक स्टेट को फायदा नहीं होना, एमपी और यूपी दोनों को फायदा होगा, उसके एक बहुत बड़े एरिया को फायदा होगा, मतलब 1000 ऑफ हेक्टेयर्स एरिया को फायदा होगा। तो यहाँ पे मीडियम के लिए पूछा गया था, इसकी 3 ही क्लासेस है। मेजर के लिए मोर देन 10,000, मीडियम 2000 to 10,000, माइनर के लिए 2000 हेक्टेयर एरिया, ये इसके लिए कल्टिवेटेड कमांड एरिया, या फिर हम कह सकते हैं कि इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल कमांड एरिया। देन विच स्टेट हैज द मैक्सिमम एफपीओज, तो ये क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है। फिर हमें ये डाउट होता है पढ़ते टाइम कि अब ये तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो लास्ट ईयर पूछ लिया तो इस साल तो नहीं पूछेंगे कि एफपीओज किस स्टेट में जाता है। इस बार ये पूछ सकते हैं कि ई नेम में सबसे ज्यादा एपीएमसी जो लिंक्ड है ई नेम से वो किस स्टेट में है, या फिर किसी भी स्कीम का कुछ भी पूछ लिया जाता है, सबसे ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किस स्टेट में है। अब ये आप कैसे पढ़ेंगे और कहां तक पढ़ेंगे, किस किस स्कीम के लिए पढ़ेंगे, तो पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। कहां से पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे वो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पीआईबी था 27 जुलाई 2021 का, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी मिनिस्ट्री का था। आपका एग्जाम था 17 एंड 18 सितंबर को, 17 को ग्रेड बी का, 18 को ग्रेड ए का। ओके तो अगर हम जनरली जो बात करते हैं कि 3 महीने पहले तक आपको अपडेटेड रहना है, तो आप ये देखेंगे ये 2 महीने पहले की ही बात थी। और यहीं पे क्या खास बात थी, उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में थी, है ना। तो पार्लियामेंट मॉनसून जो सेशन था वो चल रहा था अराउंड वो 10 अगस्त के अराउंड वो खत्म हुआ था। तो उस टाइम पे जितने भी अपडेट थे रिगार्डिंग द वेरियस स्कीम्स या फिर सारी चीजें वहीं से क्वेश्चंस पूछे गए थे, न सिर्फ एफपीओज वाला, अभी आगे भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो कहने की बात यह है कि करंट एग्रीकल्चर में क्या पढ़े कितना पढ़े कोई लिमिट नहीं हो सकती है उसकी, आपको कैसे डिसाइड करना है इसके बेसिस पे डिसाइड करना है, पीआईबी के बेसिस पे। वही चीज इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं मेंशन हो रही है, चाहे न्यूज़पेपर में हो चाहे पीआईबी में हो। तो ये एफपीओज के रिलेटेड था। अभी देखिए क्वेश्चन कुछ भी हो सकता था बट उन्होंने केवल एफपीओज पूछा किस स्टेट में ज्यादा है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और इनका क्या एम है, प्रमोट 10,000 न्यू एफपीओज टिल 2027-28 विद अ टोटल बजटरी एलोकेशन ऑफ 6,865। तो इसमें से आप देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ भी बन सकता था कि क्या टारगेट ईयर है, क्या स्कीम का नेम है, कितने एफपीओज बनने हैं, क्या बजटरी एलोकेशन है। बट उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ये पूरा टेबल दिया था, सारे स्टेट्स यहाँ पे दिए थे, मैंने यहाँ पे कुछ ही मेंशन किए हैं। तो महाराष्ट्र में 1950 है, तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन दिया था, ऐसा नहीं है कि बहुत इन डेप्थ दिया था, ये नहीं पूछ लिया था केरला में कितने हैं कि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाए पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर आप कभी भी कोई टेबल को देखते हैं तो जनरली हमारी एक अप्रोच होती है कि हम ये देख लेते हैं कि सबसे टॉप में कौन है, सबसे बॉटम में कौन है, तो ये देखना बहुत आसान है। तो इस टाइप से आप अपनी पढ़ाई करंट एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हैं। देन केसीसी स्कीम के बारे में बताया गया, उसकी खूबी बताई गई और पूछा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एम एंड ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन देखें पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, तो ये ठीक है। देन दूसरा शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ये भी ठीक है। ये तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आत्मा है केसीसी स्कीम की। तो केसीसी 1998 में स्टार्ट हुआ था बेसिकली आरवी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन पे।
देन थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, तो ये थोड़ा सा करेक्ट नहीं है, क्योंकि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में तो सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो सबके लिए तो केसीसी के थ्रू नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग के लिए लोन मिल सकता है। फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट एंड मशीनरी, ये भी मिल सकता है केसीसी के थ्रू। केवल ये चीज नहीं मिलती है, जब हम लोग भी बैंक में कैलकुलेशन करते थे केसीसी की लिमिट की, तो उसमें ये सारे कंपोनेंट्स होते थे, मेन तो यही होता है। देन पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, फार्म मशीनरी एंड मार्केटिंग के लिए इफ रिक्वायर्ड, वो हर किसी को रिक्वायर्ड नहीं होता है। सो 1998 में ये स्टार्ट हुई। आप देखेंगे आरबीआई के सर्कुलर में जहां पे केसीसी को डिफाइन किया गया, वहां पे सब कुछ मेंशन है। तो जो हमारा ऑप्शन गलत था कि फार्मर की हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, आप देखेंगे तो केवल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड है, केवल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, उसमें भी बहुत सारे क्लॉज होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी रिक्वायरमेंट उसकी हाउस होल्ड की पूरी कर दी जाएंगी। देन एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस इन विच ट्रीज और shrubs आर ग्रोन इन अ hedge साइमल्टेनियसली विद अरेबल क्रॉप्स। तो अभी ये देखेंगे कि ये जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, वहां पे ये पहला क्वेश्चन है कि जो कंसेप्चुअल एग्रीकल्चर से है, स्टैटिक से है। सबसे पहले तो एरेबल क्रॉप्स, एरेबल क्रॉप्स हम किसे कहते हैं, जिसको हम डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब जिनको खेतों में लगाना पड़ता है, जिनके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस हमें करनी पड़ती है, वाइल्ड में ये ग्रो नहीं हो सकते हैं, तो उनको हम एरेबल क्रॉप्स कहते हैं। मतलब जितनी भी क्रॉप्स हैं जो भी हम खेत में लगाते हैं उसको हम एरेबल क्रॉप्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्रॉप के साथ ग्रो कर रखी है, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो बेसिकली इसका आंसर है एले क्रॉपिंग। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये है, यहाँ पे हम कोई ट्री की ऐसा ट्री लगा सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर के साथ ग्रो किया जा सकता है। और एग्रो फॉरेस्ट्री क्रॉप हम उन्हें कहते हैं जो फास्ट ग्रोइंग ट्रीज होते हैं जनरली, जैसे यूकलिप्टस एंड पॉपुलर है। तो दो रो के बीच में हम एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो करते हैं, दिस इज एले क्रॉपिंग। और क्रॉपिंग सिस्टम आपने देखा था सिलेबस में, अभी मैं लास्ट में भी आपको दिखाऊंगा। तो ये बेसिक सा टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पढ़ के चलना है। देन फिशरीज का एक क्वेश्चन है कि पोटेमोड्रेमस फिश, तो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी है। इससे पहले साल का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें ये डेफिनेशन ही पूछी थी कि पोटेमोड्रेमस फिश किसे कहते हैं, उसके माइग्रेशन के बिहेवियर के बेसिस पे। तो बेसिक सा कंसेप्ट होता है फिश माइग्रेशन का, और ये इस टेबल से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है। मतलब अगर आप फिशरीज का देखेंगे तो इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बेसिकली माइग्रेशन होता है फिश का। माइग्रेशन हम किसे कहते हैं, फिश या तो फ्रेश वाटर से मराइन वाटर पे माइग्रेट करती है, फिर मराइन से फ्रेश वाटर पे, या फिर विद इन मराइन वाटर, या फिर विद इन फ्रेश वाटर। तो एनाड्रमस, कैटाड्रमस, पोटेमोड्रेमस, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको एक वीडियो में, आपको देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि पोटेमोड्रेमस फिश का एग्जाम्पल कौन सा, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। ये क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे एग्जाम्पल भी होते हैं, तो वो एग्जाम्पल ध्यान भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ध्यान नहीं रहते हैं। Then what % of India's total geographical area should be under the forest and tree cover? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, ऐसा भी नहीं पूछा कि ISFR 2019 के अकॉर्डिंग कितना एरिया है, उन्होंने सिर्फ पूछा कि कितना होना चाहिए टोटल जियोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट के अंडर। तो जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का या फिर जो भी है एरिया है जिसको भी हम डिमार्केट कर रहे हैं, चाहे स्टेट का चाहे नेशनल लेवल पे, 33% एरिया होना चाहिए फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के अंदर। ओके, तो ये ISFR 2021 का लिया है मैंने, क्योंकि अभी लेटेस्ट 2021 है, हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। लास्ट ईयर 2019 की थी, अभी 2021 की। तो स्टार्टिंग में ही अगर आप देखेंगे तो इन्होंने स्टार्टिंग में मेंशन किया है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1988 and we set a goal of achieving 33% of the geographical area of the country under the forest and the tree cover। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये PIB में मेंशन हो जाती है और स्टार्टिंग में ही मेंशन होती है, ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। देन अगेन करंट एग्रीकल्चर का ही क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर में आप इसको पढ़ सकते हैं, कई बार ये आता है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया ITC ने, ITC इंडियन टोबैको कंपनी ने। उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए उन्होंने देखा कि भारत की कंडीशन ऐसी है, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, जब हुआ था कई साल पहले शुरू हुआ था, अभी लेटेस्ट नहीं है ये। तो उन्होंने क्या देखा कि फार्मर के पास बहुत छोटी छोटी फील्ड्स हैं, जैसा कि हम कहते हैं ये मार्जिनल फार्मर है, तो उनके लिए मार्केट करना प्रोड्यूस को बहुत मुश्किल होता है, उसमें क्वालिटी ये सारी चीजें डिग्रेड होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाए फार्मर के और उनको बेसिकली मार्केटिंग के लिए एक जगह इकट्ठा किया, और देन उन्होंने वहां पे पूरा काम किया उनकी मार्केटिंग के लिए, सो दैट कि फार्मर से प्रोक्योर कर सके, उसको आगे एक्सपोर्ट करें या फिर आगे पहुंचाएं। तो उससे न सिर्फ कंज्यूमर को फायदा हुआ बल्कि फार्मर को भी फायदा हुआ, उसको ज्यादा लागत वहां पे मिली। तो ये पूछा गया था कि कौन सा वो इनिशिएटिव है, उसका नाम है ई-चौपाल। तो ITC ई-चौपाल इज फेमस फॉर दिस, और उसके बाद ही ई-नेम आया था। Then which of the following fertilizer is organic in nature? Again ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कह सकते हैं इसको एग्रीकल्चर कंसेप्चुअल है, बट ऑप्शन देख के आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। ये सारे ऊपर दिए गए हैं, ये केमिकल हैं, केवल ये काउडंग इज
ऑर्गेनिक। देन एज पर द फोर्थ ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसस 2019 एंड 20 कितने वीवर हाउस होल्ड्स हैं लोकेटेड जो रूरल एरियाज में। अगेन अब ये डेटा रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि दोबारा आ जाएगा, बट अगेन वही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्या हैंडलूम सेंसस से क्वेश्चन आएगा या ये पढ़ना है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो अगर आप रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस देखेंगे वहां पे हैंडलूम सेंसस मेंशन किया है, सो ये सिलेबस में है। दूसरी बात कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्यों आया, तो आप देखेंगे 6 अगस्त 2021 का ये पीआईबी था, उस दिन नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 7th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाना था 7 अगस्त को, तो उसके बेसिस पे ये पीआईबी आया था और इसमें ये सारा कुछ उन्होंने दिया था कि कितने रूरल हाउस होल्ड्स हैं, कितने वीवर्स हैं, वो पूरा एक टेबल में उन्होंने सब कुछ मेंशन किया था, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया था। तो अगेन दो चीजें, एक तो सिलेबस और दूसरा पीआईबी, तो दोनों चीज वहां से कवर हो जाती है। देन ये क्वेश्चन है व्हील हो इज यूज्ड फॉर, तो ये व्हील हो होता है बेसिकली, इसको मैकेनिकली नहीं यूज किया जाता है, कोई भी इसको पर्सनली यूज कर सकता है। तो ये आप देख ही रहे हैं कि जैसे ये दो क्रॉप, मतलब दो रोज हैं क्रॉप की, उसके बीच में फार्मर इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए वीडिंग ऑपरेशन, इंटरकल्चरल सोइंग, फर्टिलाइजर बोथ है एनबी, तो ये बहुत करेक्ट है क्योंकि वीड्स भी निकल रही है और इंटरकल्चरल ऑपरेशन कुछ भी वहां पे हो सकते हैं। सो ये दिस इज द व्हील हो, तो आई डोंट थिंक कि ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा। देन ये पूछा था कि 5 kg ऑफ फूड गेन पर पर्सन पर मंथ डिस्ट्रीब्यूटेड एडिशनली अंडर विच स्कीम, तो क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे ये स्कीम स्टार्ट की हुई थी और न्यूज़पेपर में ये रेगुलरली आती रहती है, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड न्यूज आती रहती है, सो आई डोंट थिंक कि इसमें आंसर करना मुश्किल होगा। देन हेंस रियर्ड फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स आर कॉल्ड, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो अगेन कई बार पूछा जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैंने आपको जितने क्वेश्चन दिखाए वो कई बार पूछे जाते हैं। और होता क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब लास्ट ईयर 2021 के पेपर से पहले हम 2020 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, तब स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये पिछली बार तो बेसिक आया था, इस बार डिफिकल्ट आएगा। ऐसा ही एंटिसिपेशन आप भी अभी कर सकते हैं कि पिछली बार तो इजी क्वेश्चन लग रहे थे, इस बार आपको डिफिकल्ट मिलेंगे। बट एक चीज आप ध्यान रखना, भले ही आपको इजी लग रहे हैं, बट वहां पे जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो 6.5 गई थी और ओवरऑल कट ऑफ 54 गई थी, 53.75। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी आपको इजी लग रहा है, आपके पेपर में बहुत डिफिकल्ट आएगा। क्वेश्चन मोर और लेस सिमिलर ही होगा, बट वेरिएशन रहता ही है। आपने बचपन से ही आज तक देखा है, वो हर टाइम एग्जामिनेशन में, चाहे किसी भी स्कूल लेवल का देखें चाहे एग्जाम कॉलेज लेवल का देखें। तो हेंस आर रियर्ड फॉर द लेइंग एग्स पर्पस, तो दो हेंस को हम जनरली दो यूज के लिए रियर करते हैं, या फिर हम मीट पर्पस या फिर जिसको हम चिकन पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसको हम ब्रॉयलर कहते हैं, और इसको हम लेयर कहते हैं जिसको एग लेइंग के लिए रियर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज लेयर। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कभी कभी इकोनॉमिक लाइफ पूछ लेते हैं या फिर इससे, मतलब बेसिक है क्योंकि ये टॉपिक में भी यही मेंशन है सिलेबस में, यहीं से पूछा जाता है। देन ये 14th क्वेश्चन था, ये भी अगेन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इसको थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो इजीली कर पाएंगे। The traditional method of processing fish by salting, drying, smoking, pickling, etc. are collectively known as, इनको एक साथ क्या कहा जाता है। अब स्टार्टिंग में ही लिख दिया कि ट्रेडिशनल मेथड, ओके, तो मतलब ऐसी नहीं है कि बहुत हाई लेवल या फिर टेक्नोलॉजिकल मेथड होगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैनिंग, कंडीशनिंग, इरिडिएशन, पास्चराइजेशन, ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके लिए हैवी मशीनरीज की भी जरूरत होती है। क्योरिंग यहाँ पे कैसा है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड, और ट्रेडिशनल मेथड क्या है, सॉल्टिंग, ड्राइंग, स्मोकिंग, पिकलिंग, है ना, तो ये घर पे ही हो जाते हैं, तो ये सारा कुछ क्योरिंग में आता है। देन मैक्सिमम सेलिंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज थ्रू ई-नैम, ई-नैम के थ्रू मैक्सिमम सेलिंग कमोडिटीज कौन सी हैं। सो अगर आप ये देखेंगे ई-नैम की साइट पे जाएंगे तो वहीं पे आपको मिल जाएगा वेजिटेबल सबसे ज्यादा बाय वॉल्यूम भी और नंबर ऑफ कमोडिटीज में भी, तो करेक्ट आंसर इज वेजिटेबल्स। अगेन ई-नैम पे तो रेगुलरली पीआईबी अपडेट आता है, चाहे पार्लियामेंट सेशन में हो ना हो, तो आप वहां पे भी ये सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया जा सकता है कि सबसे ज्यादा ई-नैम से जो लिंक्ड एपीएमसीज हैं वो किस स्टेट में है। अगर आप देखेंगे अभी आप ई-नैम की साइट पे, तो आप साइड में आपको इंडिया का मैप दिख जाएगा, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो 1000 एग्रीकल्चर मार्केट लिंक्ड है ई-नैम से, वो कहाँ कहाँ, सबसे ज्यादा अभी राजस्थान में है। Then next conceptual question is covering soil with the crop residue, straw, etc. to conserve soil, moisture and lowers evaporation is known as। तो इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये बेसिकली है कि ये क्रॉप लगाई हुई है, अब क्या होता है कि दो रो क्रॉप की लगाई है, बीच में एरिया खाली रहता है और ये लैंड यहाँ पे रहती है। तो ये इस लैंड के एरिया से जब हम इरिगेशन करेंगे तो यहाँ से इवेपोरेशन लॉसेस हो सकते हैं, वाटर लॉस हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको सॉइल को कवर कर दिया जाता है टू चेक द
मॉइस्चर लॉसेस, तो कंजर्व करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। कई टाइप से यूज किया जाता है। यहाँ पे पूछा है कि अगर हमने क्रॉप रेसिड्यू या फिर स्ट्रॉ यूज किया है इस सॉइल को कवर करने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं। तो बेसिकली मल्चिंग होता है। मल्च कई टाइप का होता है, ये तो बायोमल्च होगी। इसके अलावा हम क्रॉप मल्च भी यूज करते हैं कि ऐसी क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिनकी लीव्स बहुत बड़ी होती हैं, वो ग्राउंड को कवर कर देती हैं। प्लास्टिक मल्च होती है, प्लास्टिक की शीट बिछा दी जाती है बीच में। इसके अलावा डर्ट मल्च भी होती है, तो ये इस टाइप से मल्च रहती है। बेसिकली एम क्या है कि सॉइल को कवर करना है टू चेक द वाटर कंजर्वेशन, वाटर लॉसेस फ्रॉम द सरफेस। देन सॉइल फॉर्म ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो अगेन ये भी इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसमें हमको डर लगता है क्वेश्चन करने में, क्योंकि अगर हमको पूरा सॉइल साइंस में नहीं पता है। बट आप देखेंगे आयरन ऑक्साइड जनरली जो फेरस ऑक्साइड है वो रेड कलर की रहती है। और अगर आप बाकी ऑप्शन भी यहाँ पे देखेंगे, ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल, ये बिल्कुल डिफरेंट है। रेगर एंड लेटराइट सॉइल, तो अगेन ये डिफरेंट है। एक ऑप्शन जो आपका आयरन से मिलता हुआ आ रहा है वो रेड सॉइल है। बाकी उसके अलावा अगर आप कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Then which instrument is used to measure the humidity? तो एग्रोमेट्रोलॉजी क्योंकि सिलेबस में मेंशन है और इससे यही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इन डेप्थ नहीं पूछा जाता कि क्लाउड फॉर्मेशन क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीजें। तो इंस्ट्रूमेंट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे ही पूछा गया था ह्यूमिडिटी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो नॉर्मल भी यूज होते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज हो ऐसा नहीं होता है। सो हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर ह्यूमिडिटी, पायरोनोमीटर इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए, पिक्नोमीटर सॉइल स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, टेंशियोमीटर सॉइल मॉइस्चर टेंशन के लिए, पीजोमीटर डेप्थ ऑफ वाटर टेबल के लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज फ्रॉम द एग्रोमेट्रोलॉजी। और ये बेसिक से चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इन डेप्थ पूछा जाएगा, पायरोनोमीटर का यूज पूछ लिया हो। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि नॉर्मल यूज होते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विदाउट एनी डेफिनाइट रो पैटर्न। किसी भी रो पैटर्न में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक रो वीट की देन एक रो मस्टर्ड की देन एक रो वीट एक मस्टर्ड। इसको बेसिकली हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी रो के दो क्रॉप को एक साथ ग्रो किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, एक टर्म होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग और दूसरा टर्म होता है मिक्स्ड फार्मिंग। आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में दोनों में क्या डिफरेंस है। सो ये बेसिकली आप देख सकते हैं, हालांकि ये इंटरक्रॉपिंग है, यहाँ पे मिक्स्ड की बात की गई थी। Then type of irrigation in which water is directly applied to the root zone of the tree and easy for giving fertilizer। तो ये तो पूछा गया कौन सी ऐसी मेथड है जिससे केवल रूट पे ही वाटर जाता है और फर्टिलाइजर देने के लिए सबसे अच्छी मेथड है, तो वो हमारा ड्रिप इरिगेशन है। कि आप देख सकते हैं कि ये प्लांट है, हालांकि यहाँ पे ट्री मेंशन किया था क्वेश्चन में। तो ये प्लांट है, ये ट्यूब यहाँ पे है और यहाँ से इसमें एक यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है जिससे कि ये रूट बॉल को ही इरिगेट करता है। बाकी एरिया में इरिगेशन नहीं होता, जैसा अभी हमने देखा था आगे मल्चिंग करते हैं जिसके लिए फिर एरिया से अगर वाटर लॉस हो रहा है तो ये केवल रूट जोन को ही इरिगेट करता है और यहीं पे फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो। इसमें हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस में जो अभी हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर कंसेप्चुअल में जितने भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए आप देख सकते हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप, क्रॉपिंग सिस्टम से ही थे। इसके अलावा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से, सॉइल टाइप से क्वेश्चन था और इरिगेशन से क्वेश्चन थे। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज से क्वेश्चन थे। भी कुछ क्वेश्चन जो 20 बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, वहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको जितना भी पढ़ना है आप सिलेबस से पढ़े। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हजारों बुक्स हैं, नोट्स हैं, बट आपको थोड़ा सा अपना टारगेट ओरिएंटेड होके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच से ही आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्स लेके पढ़ना चाहते हैं तो आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं, आप डेमो एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कोर्स को एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट आप कुछ भी करें या ना करें, आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर दें और वो आपको एग्जाम में भी बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।